शादी की तकरीब से वापस जा रहा था, तो जाते हुए उस हमलावर ने सेल्फी लेने के बहाने चादर से ही अपने इस पर फायरिंग कर दी, जो कि हॉस्पिटल ये रिसीव डेड ही हुआ। जो हॉस्पिटल की रिपोर्ट आई, इसने बुलेट प्रूफ जैकेट भी पहन रखी थी, लेकिन इस चीज़ का हमलावर को भी पता था, जिसने आकर इसके कंधे के ऊपर जहाँ से कि बुलेट प्रूफ वहाँ पर नहीं होती प्लेट, उसने वहाँ पर रख के ब्रश मारा, जो कि पूरा अंदर लगा। इस वजह से इसकी पूरी रैकी हुई भी थी। तीफी बट की जो हिस्ट्री आई, ट्रैवल हिस्ट्री, वो तकरीबन 7:15 पाकिस्तान से सुबह इस्लामाबाद एयरपोर्ट से जा चुका, वकूए की रात को, वकूए की सुबह वो जा चुका था, जबकि इस कत्ल के मुकदमे की FIR जो है वो जाके 7:30 दर्ज होती है। पुलिस को जाए वकूआ से पिस्तौल मिला, जब उसको चेक किया गया, उसकी डिटेल निकाली गई, तो वो ये पता चला कि इसके वालिद के और इसके कत्ल में मुमासलत ये थी कि एक ही जो बोर था 9mm और एक ही ब्रांड का जो पिस्टल था, ये दोनों इस्तेमाल हुए हैं। कुल मलक लियाकत बहुत अच्छे ऑफिसर हैं, नीचे टीम बड़ी अच्छी है। मोहम्मद अली भट्ट है, राशिद अमीन भट्ट है, फैसल शरीफ है, फ़ारूक असगर अवान है, स्नैन हैदर है। ये सारी टीम बहुत अच्छी है, काम करने वाली है। लेकिन पाकिस्तान में 109 को साबित करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी उमर विल्क ने एक कसूर के 100 कत्लों की सुलह करवाई। इन दुश्मनियों से आगे गैंग वॉर के ख़तरे हैं। नए नए लड़के जो हैं वो चंद पैसों के लिए जो हैं वो मुख्तलिफ गैंग ज्वाइन कर रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से उसकी दुश्मनी थी, उसके पास 700 से 800 शूटर अपना था। इस वक्त मेरे साथ नुमान शेख साहब मौजूद हैं, जो कि एक सीनियर क्राइम रिपोर्टर और डिप्टी ब्यूरो चीफ एक्सप्रेस न्यूज़ हैं। इनके साथ आज बात करेंगे बालाज अमीर कत्ल केस के हवाले से कि अब तक की जो अपडेट्स हैं वो क्या हैं, कौन मुल्ज़िमान गिरफ़्तार हुए हैं, कौन फ़रार हुए हैं, केस में क्या क्या तब्दीलियाँ आ रही, तफ्तीश किसके पास जा रही है, क्या CIA इनको पकड़ लेगी या उनसे भी वो निकल जाएंगे। तो उनसे बात करें। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे नुमान भाई, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया बिलाल। अच्छा नुमान भाई, इस केस के बारे में सबसे पहले बताएं, लोग जानना चाहते हैं कि इस केस के असल हक़ाइक़ क्या हैं और ये अब तक कहाँ पहुँचा है। देखिए बिलाल, सबसे पहले तो बहुत अफसोसनाक वाक़या था। मैं लाहौर की तारीख़ में मेरे ख़्याल से ये एक वो नौजवान कत्ल हुआ है जो कि पढ़ा लिखा था। एक दुश्मनदारियाँ जो हैं वो तो चलती रहती हैं, लेकिन ये बाहर से आया था, जिसके सर दुश्मनी जो है ये इसको विरासत में मिली थी। और इस नौजवान की ये खूबसूरती थी, कह लें कि इसने ये कोशिश भी की कि इस दुश्मनी से जान छुड़वाई जाए, लेकिन वो गले पड़ा ढोल जो है वो बजाना पड़ता है। तो कोशिश ये कर रहा था कि ये बस हल्की आवाज़ में जो बजता रहे, ये अपनी जान छुड़ा ले। जैसे कि जुमेरात को, ये इतवार को जो है ये वाक़या हुआ, वो सारों के सामने हक़ाइक़ आए कि ये शादी की तकरीब से वापस जा रहा था, तो जाते हुए उस हमलावर ने सेल्फ़ी लेने के बहाने चादर से ही अपने इस पर फायरिंग कर दी, जो कि हॉस्पिटल ये रिसीव डेड ही हुआ। जो हॉस्पिटल की रिपोर्ट आई, तो उसमें इस केस में जो है तफ्तीश, जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस थी, उसने एक हद तक की। फिर मुकदमे का इंदराज जो है वो बहुत लेट हुआ, क्योंकि जो नामजद मुल्ज़म उनकी जानिब से किए गए, गोगी भट्ट और तीफ़ी बट की जो हिस्ट्री आई, ट्रैवल हिस्ट्री, वो तकरीबन 7:15 पाकिस्तान से सुबह इस्लामाबाद एयरपोर्ट से जा चुका, वकूए की रात को, वकूए की सुबह वो जा चुका था, जबकि इस कत्ल के मुकदमे की FIR जो है वो जाके 7:30 दर्ज होती है। तो एक तो वो बहुत डिले हो चुका हुआ था उनकी जानिब से। उनके घर में भी एक कोराम बचा हुआ था, तो उनकी जानिब से दरख्वास्त भी लेट दी गई। पुलिस ने जाके खुद उनके घर से दरख्वास्त ली, तो ये मुकदमा दर्ज हुआ। तो अगर तो ये पहले से ही कोई नॉमिनेट कर देते, तो फिर शायद कोई चांसेस थे कि एयरपोर्ट्स वगैरह पर कह के जो है उनको रोका जा सकता। ले उसके बाद जो दूसरा इसमें नामजद है गोगी भट्ट, उसकी गिरफ़्तारी के लिए पुलिस ने 2 दफ़ा उसके घर पे रेड की, इधर उधर उसके अजीज़ व अकारिब के घर रेड की, लेकिन वो भी फ़िलहाल रूपोश है। अभी तक जो तफ्तीश में बात ये सामने आई है, एक तो वो हमलावर जो उसका नाम सामने आ गया था, उसकी डिटेल आ गई थी। फिर इन्होंने जाकर रेड करके शेखपुरे से जब उसकी तीसरी बीवी को उठाया, तो उसने पुलिस को काफ़ी डिटेल दी कि ये तो तीफ़ी बट की तरफ ही को 15-16 साल से मुलाजमत कर रहा था। साहबका ये हसास इदारे का मुलाजिम था, वहाँ से ये रिटायर हो चुका हुआ था। उसके बाद फिर जो पुलिस को जाए वकूआ से पिस्तौल मिला, जब उसको चेक किया गया, उसकी डिटेल निकाली गई, तो वो ये पता चला कि उसका सारा जो उसका नंबर वगैरह थे वो सब जो है वो डिलीट कर दिए गए थे। उसको रगड़ रगड़ के बिल्कुल क्लियर करके दोबारा पेंट किया गया था। और इसके वालिद के और इसके कत्ल में मुमासलत ये थी कि एक ही जो बोर था 9mm और एक ही ब्रांड का जो पिस्टल था, ये दोनों इस्तेमाल हुए हैं। फिर पुलिस को जो है वो एक मोबाइल पहले मिला, जो कि सेम इसी की सिम से निकला हुआ था। ये मोबाइल भी वारदात से 2 दिन पहले ही ख़रीदा गया था और
वो कराची की बीवी के नाम पे ही दोनों नंबर निकले हुए थे। उससे पुलिस को कुछ हेल्प मिली है इनकी इन्वॉल्वमेंट की, क्योंकि उसकी CDR में जो है वो ऐसी चीज़ें सामने आई हैं कि ये किस किस के साथ राब्ते में था। जो दूसरा मोबाइल मिला है उसकी अभी CDR निकलवाई जा रही है। जो मौसब है इसका भाई जो कि मुद्दई बना है बलाज का, उसकी जानिब से दरख्वास्त दी गई है तफ्तीश तब्दीली के लिए। पिछले बोर्ड में क्योंकि उस वक्त कोई पॉलिटिकल इश्यूज़ आ गए थे तो DIG इन्वेस्टिगेशन की टीम जो है वो चली गई थी, पेशावर की जानिब रवाना थी किसी अहम गिरफ्तारी के लिए, लेकिन आधे रास्ते से वो भी वापस आ गई, तो वो बोर्ड मेरा ख्याल है हो नहीं सका था, तो इसलिए तफ्तीश तब्दील नहीं हुई। तो अगले बोर्ड में ये उम्मीद है कि ये तफ्तीश तब्दील होकर जो CIE को चली जाएगी, तो CIE अब जो है वो इसकी आगे तफ्तीश करेगा। उसमें ये सारी चीज़ें सामने आएंगी कि इसकी प्लानिंग कहाँ पे हुई, किस तरह इसकी मूवमेंट हुई। देखें बिलाल, इस तरह का जो भी मर्डर होता है ना, वो कोई फौरी तौर पे नहीं होता, ना कि रास्ते में दुश्मन नज़र आया तो उसको गोली मार दी गई। इसकी प्रॉपर एक प्लानिंग होती है। उन्होंने, जिसने भी इसको कत्ल करवाया, उसने पूरी रैकी कर रखी थी, और वो बहुत दिन से ये भी नोट कर रहा था कि ये जो बलाज है ये किस तरह फ्रीली मूव कर रहा है, घर से किस वक्त निकलता है, किस वक्त आता है, किस तरह बाहर फिर रहा होता है, इसके साथ कितने लोग होते हैं। क्योंकि जिस वक्त ये कत्ल हुआ कई लोगों से ये इन्फॉर्मेशन भी आई कि इसने बुलेट प्रूफ जैकेट भी पहन रखी थी, लेकिन इस चीज़ का हमलावर को भी पता था, जिसने आकर इसके कंधे के ऊपर जहाँ से कि बुलेट प्रूफ वहाँ पे नहीं होती प्लेट, उसने वहाँ पर रख के ब्रश मारा जो कि पूरा अंदर लगा। इस वजह से इसकी पूरी रैकी हुई थी। तो ये अब CIE की तफ्तीश में ही सामने आएगा कि इसके पसे पर्दा हक़ाइक़ क्या हैं। बिल्कुल मलक लियाकत बहुत अच्छे ऑफिसर हैं, नीचे टीम बड़ी अच्छी है, मोहम्मद अली भट्ट है, राशिद अमीन भट्ट है, फैसल शरीफ है, फ़ारूक असगर अवान है, स्नैन हैदर है, ये सारी टीम बहुत अच्छी है, काम करने वाली है। लेकिन पाकिस्तान में 109 को साबित करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस केस में ये कातिल जो है वो भी मारा गया, वो भी मकतूल हो चुका हुआ है। तो इसलिए अब वो किससे मिलता था, क्या था, उसकी ज़िंदगी क्या थी, फिर अगर ये साबित भी हो जाता है उसके लिए गवाहियों की ज़रूरत पड़ेगी, सबूत की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये एक लंबा प्रोसेस है। आप मुझे बताएं कि इन दो पार्टीज़ की दुश्मनियों में अब तक कितने लोग लुकमा अजल बन चुके हैं, टीपू गैंग के कितने लोग मर चुके हैं और गोगी भट्ट ग्रुप के कितने लोग अब तक मर चुके हैं? देखें, जो टीपू वगैरह का ख़ानदान है वो तो बराह रास्त आप कह लेंगे उनके परदादा भी कत्ल हुए। फिर उसके बाद जो मीर बलाज हैं, जो इसके अमीर बलाज जो इसके दादा थे, वो बिल्ला ट्रक्का वाला जो बड़े मशहूर थे, अब उनके गन मैन जो थे वो इनके साथ मिल गए तीफी भट्ट के मुबैना तौर पर, और उन्होंने जाकर डेरे पर उनको उस वक्त सुबह कत्ल किया फायरिंग करके, जिसमें वो अपने डेरे पे पानी लगा रहे थे। उसके बाद टीपू ने इस दुश्मनी को चलाया आगे। जो आरफ अमीर इसके वालिद थे, वो दुश्मनी चली, उस पर टीपू पर कई दफ़ा हमला हुआ। एक सेशन कोर्ट में हुआ था जिसमें 6 के 7 बंदे मारे गए थे। फिर उसके अलावा एक दफ़ा इस पर फिर हमला हुआ था, ये फिर बच गया था। फिर एयरपोर्ट पे हमला हुआ जो कि 2010 में, जो कि इनकी जिसमें जान चली गई। उसके बाद ये दुश्मनी इस पर आ पड़ी। तो इनके ख़ानदान में तो कोई ये इसका एक कज़न था चांद, वो कत्ल हुआ। ये 12-13 कत्ल हो चुके हैं। जबकि दूसरी जानिब अगर बात की जाए तो जो उनके साथ मिलते रहे, उसमें ये 3 से 4 साल पहले जो गोगी भट्ट का बड़ा क्लोज दोस्त था चन्ना, शेख चन्ना, वो कत्ल हुआ। उसके अलावा 1-2 और उनके ऐसे हैं जो कि करीबी अजीज़ थे, वो कत्ल हुए, लेकिन इनकी फैमिली से नहीं हुआ। क्योंकि जो हमें पता है अभी तक, जो तीफ़ी भट्ट की फैमिली है वो इंग्लैंड ही होती है, वो इस काम में पड़ते ही नहीं है। वो ये उनके वालिद की दुश्मनी है, वो पाकिस्तान आते ही बहुत कम है। जो गोगी भट्ट है उसके भी बच्चे इतने छोटे हैं कि वो इन कामों में नहीं है अभी। तो ये दोनों के ही नाम सामने आए, और ये दोनों बहुत सिक्योरिटी में बाहर निकलते हैं। अगर निकलते हैं तो अव्वल ये बाहर निकलते ही नहीं। तो अब दोनों मफरूर हैं। तो ये दुश्मनी जो है ये आप कह लें कि उस ख़ानदान पे ही भारी रही वहाँ पे। फिर इसमें देखें बिलाल, ये लाहौर की एक पुरानी दुश्मनी है। इनके लिए जब SPCI थे साबिक उमर विरक, उनके दौर में बहुत काम हुआ। जब SSP आमिर जुल्फ़कार थे उनके दौर में काम हुआ। अमीन वैंस के होते हुए बहुत काम हुआ। उस वक्त भी उमर विरक ने एक कसूर के 100 कत्लों की सुलह करवाई। इसी तरह फिर एक और था, गुजरात के कत्ल थे, उनकी सुलह हुई। लाहौर के कई कत्लों की सुलह हुई। तो ये तो अब पुलिस के सर इल्ज़ाम आता है। देखें, इस तरह शहर में जहाँ पे आपके अभी ये असम्बली का सेशन है, PSL मैच चल रहा है,
सिक्योरिटी के आप हाई अलर्ट होने के दावे कर रहे हैं और फ्रीली इस तरह असला लेके घूमना, ये पुलिस पे जाता है। फिर इन दुश्मनियों से आगे गैंग वॉर के ख़तरे हैं। नए नए लड़के जो हैं वो चंद पैसों के लिए जो हैं वो मुख्तलिफ गैंग ज्वाइन कर रहे हैं। टिकटॉक ने उन्हें ख़राब किया हुआ है, सोशल मीडिया ने ख़राब किया हुआ है। उनके आइडियल अब वो पुराने बदमाश जो हैं वो बन गए हैं। कई जो पेजेस हैं वो चल रहे हैं जिसमें बदमाशियों की हिस्ट्री है। सबसे पहले तो आपको उनको रिमूव करवाना चाहिए। फिर इन दुश्मनदारियों की पुलिस को इनिशिएटिव खुद लेकर अब सुलह करवानी चाहिए, अगर दोनों फैमिलीज़ विलिंग हो, क्योंकि इसमें कत्ल व गारत के अलावा कुछ भी नहीं है। एंड इसका जो है वो सुलह ही है। तो ये पुलिस को अब खुद इनिशिएटिव लेना चाहिए कि इन चीज़ों को करें, और उसके बाद जो नए आने वाली नस्ल है उनको कम से कम इससे दूर रखने के लिए प्रॉपर कोई कैंपेन स्टार्ट करें जिसमें शहर को सबसे पहले वेपन से फ्री होना चाहिए। असला कल्चर ख़त्म होना चाहिए। असला कल्चर ख़त्म होना चाहिए। देखें, कोई भी मर्डर है, ये अब पंजाबी गाने सुनकर और इस तरह वो इंडियन मूवीज़ देखकर, या कई ऐसे गैंग सामने आए हैं जिन लोगों ने अपना जो आइडियल है वो गैंगस्टर्स को बनाया हुआ है। सबसे पहले तो इस प्रोसेस को ख़त्म होना चाहिए। फिर शहर में आपके असले की तरसील इंडिया में इतनी आम नहीं है, क्योंकि उधर जिस तरह उनका वो स्टार कत्ल हुआ, जो गाना सिद्धू मूसेवाला जो गाने गाता था, अब उसकी जब कत्ल की तफ्तीश चली, वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से उसकी दुश्मनी थी, उसके पास 700 से 800 शूटर अपना था। ये जिस तरह मूव करता था, ये भी 2-3 गन लेके करता था, लेकिन इंडिया में इस तरह वेपन फ्रीली नहीं है। उनके पास छोटा असला इस्तेमाल होता है और वो भी बहुत कम। जितना पाकिस्तान में असला है, सबसे पहले तो आपको इसको असले को जो है वो पाक करने की ज़रूरत है। इस तरह क्यों लेके फिर रहे हैं आप असला? फिर जो इस तरह की दुश्मनदारियाँ हैं जिनमें आपको डर है कि इन लोगों पर अटैक हो सकता है, उनके साथ मुतलका पुलिस को राब्ते में रहना चाहिए कि वो अपनी नकलो हरकत के बारे में पुलिस को आगाह करें, ताकि कम से कम आप उस जगह पर कोई सिक्योरिटी मेजरमेंट तो ले सके, कोई प्रिपरेशन तो हो कोई पुलिस की। जिस तरह ये वाक़या हुआ, तो इस तरह तो आगे मुस्तकबिल में और कई वाक़े हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो वेपन फ्री जो है वो सिटी होना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। वेपन फ्री सिटी होना चाहिए, और इस तरह के वाक़यात जहाँ पे ऐसी कोई हाई प्रोफाइल शख्सियात कहीं फंक्शन अटेंड करने कहीं जाती हैं, तो पुलिस के नॉलेज में वो चीज़ होनी चाहिए, और उनको चाहिए कि इस चीज़ को अच्छे तरीके से देख लें ताकि कोई नाखुशगवार वाक़या ना हो सके। कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।